गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। सुप्रभात सभी को। तो अभी जस्ट आपने एक वीडियो में देखा होगा कि ये गॉस का नियम क्या होता है, गॉस थ्योरम, और उसका आपने प्रूफ भी देखा। इसके बाद की जो सबसे महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो 12वीं कक्षा के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, वो है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम या एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो हम लोग बात करेंगे कि भाई क्या फायदा हुआ गॉस थ्योरम पढ़ने से। गॉस ने एक बात कह दी, इधर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुल विद्युतीय फ्लक्स जो होता है किसी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तो नेट चार्ज ले लेते हैं, कुल आवेश, परिबद्ध आवेश, उसमें किससे भाग दे देते हैं हम लोग, डिवाइड किससे करते हैं? निर्वात की परावैद्युतता से, यानी एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड करते हैं। आइए देखते हैं कि इसके फायदे क्या क्या हैं, क्यों भाई गॉस ने इतना महत्वपूर्ण लॉ हमें दिया। तो इसका जो पहला एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन, उसमें आपको प्रश्न आता है कि एक लाइन चार्ज, यानी एक वन डायमेंशनल बॉडी होगा, वो चार्ज्ड होगा, यानी कोई छड़ है उसे हमने आवेशित कर दिया है के चलते किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय आवेश की गणना करें। विद्युतीय तीव्रता, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी ई वेक्टर आप दे सकते हैं, की गणना करें। ये आपको 3 मार्क्स में आ सकता है, 3 अंकों के लिए होगा। अगर आपको पूछा जाए कि गॉस के नियम को लिखें एवं इसके अनुप्रयोग को बताएं, तो 5 अंकों का प्रश्न हो गया। इसका उत्तर जरा आप देखिए किस प्रकार आप लिखेंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य गॉस के प्रमेय को लेकर के काम करना है। तो लाइन चार्ज का मतलब क्या होता है वो देखिए इस चित्र में। देखिए सबसे पहले आपको एक 2 समांतर रेखाएं खींच लेनी है, इसमें आवेश दे देना है। पहले बिंदुवत आवेश था, अभी बिंदुवत तो है नहीं, कंटिन्यूअस चार्ज है, बहुत सारे आवेश हैं। यहाँ पे हो सकता है 2 कूलम हो, यहाँ पर 3 कूलम हो, यहाँ पे 5 कूलम भी हो सकता है। तो ये खास बात गॉस का प्रमेय का क्या है कि ये हाईली सिमेट्रिक बॉडी के लिए ही वैलिड है। यानी यहाँ पर कोई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, इसको खुला रखना है। अब किसी बिंदु पर हमें, ये बिंदु हो सकती है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि किसी दूसरे आवेशित वस्तु को यहाँ पे रख दें, चाहे इधर रख दें, तो उस पर एक बल लगेगा। सर निकालेंगे कैसे, कोई एक आवेश तो है ही नहीं, पूरा आवेश इस पर बिखरा हुआ है। कब बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इस जगह पर हमें गॉसियन सरफेस, यानी गॉस ने जो एक तल की परिकल्पना की थी उसको बनाना है। कैसे बनाएंगे सर? तो जिस आकार का ये बॉडी है, जैसे ये कलम है, छड़ है, इसको क्या कीजिए आप काफी तेजी से आगे और पीछे कीजिएगा तो आपको एक आकार आएगा। क्या वो वृत्ताकार होगा कि बेलनाकार होगा? स्वाभाविक तौर पे सर बेलनाकार होगा। तो यहाँ पर आप एक बेलन की परिकल्पना कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बेलन हम बनाने का प्रयास करें, पेंसिल से आप लोग करेंगे तो आपको काफी बेहतर चित्र बनेगा। और गॉसियन सरफेस ध्यान रखिएगा कि त्रिविमीय है, 3 डायमेंशनल है, इसलिए इसको आप कलर कीजिएगा। कहेंगे साहब यहाँ पर क्यों नहीं कलर किया? क्योंकि इन्फाइनाइटली है, हाईली सिमेट्रिक है, इसलिए इस जगह इस हिस्से को आपको रंगना नहीं है। अब जिस बिंदु पर आप निकालना चाहते हैं विद्युतीय क्षेत्र, वहां पर एक क्षेत्र सदिश के बारे में आप सोचिए। ये क्षेत्र सदिश है, यानी डीएस वेक्टर, एरिया एलिमेंट के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। अब ये आवेश है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है।
कहेंगे सर अब इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, तो इधर ही होगी। बोलेंगे क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होता है, विकर्षण होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र की दिशा इधर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दो वेक्टर आप यहां देख रहे हो, एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युतीय क्षेत्र और दूसरा है क्षेत्र सदिश। इस दोनों के बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं, एक ही दिशा में है। तो अब आइए अब गॉस के नियम का उपयोग करते हैं विद्युतीय क्षेत्र को निकालने में। तो हम लिखेंगे कि गॉस के प्रमेय से या नियम से हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं भाई, कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये कैपिटल फाई ई, देखिए ये कैपिटल फाई है, स्मॉल फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कुल विद्युतीय फ्लक्स, ये नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाई इट, मतलब इसने कितने आवेश को परिबद्ध किया है। तो हम मान लेते हैं कि सर ये क्यू आवेश को परिबद्ध किया है एप्सिलॉन नॉट। तो कहेंगे साहब यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं कि कितना आवेश है, चलिए हम यहाँ पर इसको क्यू दिखाते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा आवेश इस पर एक समान रूप से वितरित है, तो उसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं इस जगह पे स्पेशली कि यहाँ पर जो हमने क्यू उपयोग किया है वो नेट चार्ज है या परिबद्ध आवेश है, तब आपको यहाँ पे अंक मिल जाएगा। नहीं तो आपको यहाँ पर समेशन यानी कुल योग का नियम लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं, ये है क्या? निर्वात की परावैद्युतता है। यानी इसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के नाम से हम जानते हैं, और इसका मान 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इन एसआई यूनिट के लगभग में होता है, आप जानते हैं। एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रखना है इसका संकेत, तो इसका उपयोग करते हैं। ये है विद्युतीय फ्लक्स और इसका सूत्र होता है क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट, यानी इसकी परिभाषा है। तो दाएं हिस्से में मेरा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट था, वही लिख दिए। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि सर ये डॉट प्रोडक्ट है, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है, यानी यहाँ पर आपको अगर वेक्टर हटाएंगे तो यहाँ पे कॉस, अब कोण आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच में 0 डिग्री का बन रहा है, तो 0 डिग्री आप दे दीजिए। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट क्वांटिटी, बदल तो सिर्फ एरिया वेक्टर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकाल लिए। यही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को निकालना था। अच्छा सर अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर काफी सारे 12वीं कक्षा में बच्चों को ये हो जाता है कि सर ये ds वेक्टर लिखें कितना, 4πr² लिख दें, जैसे कि वृत्ताकार था। तो अभी वृत्त तो बना नहीं, बना तो ये बेलन, और बेलन की का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr इंटू l लंबाई होती है। अगर ये दूरी को हम यहाँ देखिए r मान लिया है, यानी ये जो बेलन बन रहा है उसकी त्रिज्या कितनी है? r है। और अगर त्रिज्या आप r लेते हो, कहेंगे सर इसकी लंबाई भी आप कुछ दिखाओ, तो लंबाई को मैंने क्या लिया है, ये जो लंबाई आपने माना है वो मानते हैं छोटी l है, यानी जो लाइन चार्ज है एक बीमा में जो है, ये इसकी लंबाई हमने l ले रखी है, बहुत लंबा है। आइए तो q बटा एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हमें निकालना क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सूत्र हो जाएगा, सबको इधर लेते आइए, 1/2π एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट हो गया, r हो गया, l हो गया, ऊपर में यहाँ पे q है ही, बस इसी को सजा के लिख देना है तो उत्तर हो जाएगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया 1/2πε0 R। देखिए ये Q/L, इसको हम एक टर्म बोलेंगे लेमडा, यानी लेमडा किसके जगह पे उपयोग किए हैं, Q/L। इसको क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। हिंदी आप लोग देख लेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व कह सकते हैं आप इसको हिंदी में। कहेंगे सर यहाँ तो आपने क्यों लिखा है, यहाँ ले रहे हैं लेमडा, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ये कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी है, चार्ज अलग अलग बिंदु पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि इसका आवेश घनत्व तो एक है। तो जब भी हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी के प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें हम लोगों को आवेश घनत्व को मान के चलना पड़ेगा। अगर एक विमा में है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, 2 डायमेंशन द्विविमा में होगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। जस्ट अभी हम लोग उस पर भी आएंगे कि 2 विमा में अगर कोई वस्तु हो जाए सर, आवेशित वस्तु है, तो उसके चलते किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र कैसे हम लोग पता कर पाएंगे तो उसे भी देखा जाए। लेकिन फिलहाल जब भी आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का आंसर करोगे तो एक चीज ध्यान रखना कि अभी आपने सिर्फ गणित का उपयोग किया है। फिजिक्स क्या बोलता है, भौतिकी विज्ञान में कहा जाता है जब तक आपने संकेतों को लिखा नहीं तो 3 में 3 अंक आपको दिया नहीं जाएगा। यानी पहला अंक आपको मिलेगा कि आपने सही डायग्राम बनाया तो 1 अंक आपको करेक्ट डायग्राम पे अवॉर्ड कर दिया जाता है। सेकंड मार्क आपने गॉस के नियम का उपयोग किया है तो सबसे बेहतर जगह पे कौन सा उपयोग किया है उस जगह पे नंबर देगा। यहां देखिए ये पार्ट आपको सब्स्टिट्यूशन को बताता है। सब्स्टिट्यूशन यानी आपने गॉस थ्योरम का उपयोग किया, लिखा नहीं है, उपयोग किया है, तो उपयोग करने पर दूसरा अंक मिल गया। तीसरा अंक आपको मिलेगा कि आपने इसका उत्तर तो सही निकाला, अभी तक आपको तीसरा अंक अवार्ड नहीं हुआ है। अवार्ड तभी होगा जब आपने इसके सारे संकेतों का नाम लिखा है। तो जितना भी संकेत इसमें उपयोग कर रहे हैं, आर क्या है, क्यू क्या है, ई क्या है, डीएस वेक्टर क्या है, सभी का नाम लिख दीजिए, 3 में 3 मिल जाएगा। तो थर्ड मार्क्स नॉट ओनली इन द फाइनल एक्सप्रेशन बट ऑल्सो द सिंबल्स मस्ट बी प्रॉपरली डिफाइंड, यानी उसके जितने भी संकेत हैं, ई से किसको व्यक्त किया था हमने वो लिख देंगे यहां पर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा हर एक बच्चे ध्यान देंगे, इसलिए आई एम यूजिंग द रेड पेन हियर। यहां पर वेक्टर ई क्या था, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। डीएस वेक्टर क्या था, एरिया एलिमेंट या क्षेत्र सदिश आप बोल सकते हो। आर क्या था, त्रिज्या। एल क्या था, बेलन की लंबाई या जो छड़ है छड़ की लंबाई। एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो बार बार बता ही चुके, लिखने की जरूरत नहीं है, निर्वात की परावैद्युतता है। क्यू क्या है, आवेश, बिंदुवत आवेश नहीं लिखेगा, आवेश लिखेगा। तो इस प्रकार ये 3 अंक का आपका ये प्रश्न हो गया कि एक छड़ जिसे हमें आवेशित कर दिया था उसके चलते किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार ज्ञात करेंगे। देखिए अब इससे ऑब्जेक्टिव भी कई बार आपको पूछा गया है, इसमें कह देगा कि इनमें से कौन सा समीकरण बताता है कि ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है एक छड़ के द्वारा, एक आवेशित छड़ के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप लोग कि अगर इस जगह पर हम 2 से गुना भी करते, 2 से भाग भी देते तो क्या फायदा हो जाएगा। देखिए फायदा क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 1/4πε0 और यहाँ हो जाएगा 2 λ/r, है ना। तो इसको हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं, के करके भी कहते हैं, के 2 λ/r आप कह सकते हैं। कहेंगे सर दूसरी बार अगर आपकी कॉपी किसी हेड एग्जामिनर के पास चली जाए तो नंबर कहाँ पे कट जाएगा, तो इस जगह पे कट जाएगा। क्यों, क्योंकि फाइनल एक्सप्रेशन वेक्टर फॉर्म में नहीं है। तो इसलिए आप क्या करें कि हमेशा एक, जब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर दे दो, यहाँ आर कैप लगा दो।
कहीं नंबर, कहीं प्रश्न, कहीं मार्क्स आपका कटेगा अब नहीं, क्योंकि सारी की सारी बातें आपको सदिश यानी वेक्टर फॉर्म में लिखी गई हैं और संकेतों का आपने कौन कौन सा संकेत लिखा है उसका नाम लिखा गया है। तो ये पहला अनुप्रयोग हुआ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 अंकों के लिए। दूसरा एप्लीकेशन हम लोग ठीक पढ़ते हैं कि सर कोई एक आवेशित चदरा हो जाए, बहुत लार्ज इन्फिनाइटली सीट, जैसे कि ये दरवाजा है, आप दरवाजा देख सकते हैं, पेपर देख सकते हैं, पेपर पीस आप देख सकते हो। अगर हम प्लेट ले लें, एल्युमिनियम का चद्दर, आप घर में ट्रंक व्रंक यूज करते होगे, उसमें एक पतला पत्थर ऐसा चदरा होता है, उसे हम आवेशित कर दें। अब सर अगर आवेशित कर दे तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी? क्या वो दूरी पर निर्भर करेगा कि नहीं करेगा? जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये कमरा है, हाँ धीरज सर यहाँ पे खड़े हैं, ये आपका बोर्ड हो गया, इसको आवेशित कर दिया मैंने, ठीक है, आवेशित है भाई, चार्ज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का बेहतरीन उपयोग हो रहा है यहाँ पर, है ना। आप जो स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं उसका प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर है, फिर वांडी ग्राफ जनरेटर है, ये जो स्क्रीन आप चार्जेस इस पे आ रहे हैं देख रहे हैं, आप कहेंगे साहब आप यहाँ खड़े हो जाओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? अब तो ये चार्ज सीट हो गया, पतला सा पत्थर है, ये चार्ज सीट है, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? थोड़ा आगे बढ़ जाओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? थोड़ी इधर आ जाओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? अभी आप देखोगे कि सर ने जैसे ही इसको एक्सप्रेशन फॉर्म करेंगे उसमें डिस्टेंस है ही नहीं, यानी एक अब ऐसा खास बात आपको बताने जा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी पर निर्भर नहीं करती है। अभी तक तो आप पढ़ रहे थे कि सर दूरी पर निर्भर करती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है दूरी की, दूरी बढ़ाओगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी, कम करोगे ज्यादा हो जाएगी। अब आप एक ऐसा अजीबोगरीब बात देखने जा रहे हो कि दूरी से स्वतंत्र होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मींस द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए चार्ज सीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। आइए हम लोग दूसरे अनुप्रयोग के बारे में सीखते हैं, और अगर आप ये दूसरा वाला अनुप्रयोग सीख लोगे ना तो आप कंडेंसर यानी कैपेसिटर बना पाओगे, ये फायदा होगा। कैपेसिटर या कंडेंसर आप देखते हो, कोई पंखा चलता है उसमें लगा रहता है कंडेंसर या कैपेसिटर, संधारित्र उसको हिंदी में बोलते हैं, आपको पढ़ना भी है, वो बना पाओगे। तो अगर वो बनाना चाहते हो तो ये जस्ट अभी आपको अगला वीडियो तो देखना ही पड़ेगा भैया, क्योंकि कंडेंसर समझना है, कैपेसिटर समझना है, तो आपको एक चद्दर जिसको कि मैंने आवेशित कर दिया, उसके चलते किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समीकरण किस प्रकार स्थापित होगा। 3 मार्क्स क्वेश्चंस। सो द सेकंड क्वेश्चन हियर इज एक चार्ज सीट। अब हम क्या करें, बदल देते हैं साहब, बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं करेंगे, आपके लिए छोटा सा परिवर्तन करते हैं, चार्ज सीट करते हैं इसको। अब ये 2 डायमेंशनल हो जाएगा कि चलते किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन, बहुत अच्छा। आइए थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, एक आवेशित चादर बोलो दो हिंदी में, या चार्ज्ड सीट, SHEET, ये ध्यान रखिएगा, चार्ज सीट बोल दो। ये 2 डायमेंशन बोल दिए, 2D, द्विविमा, इसमें लेंथ भी है विड्थ भी है, कि चलते किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चों हम लोग जरा देखते हैं कि अब सर ये तो सिचुएशन बदल गया, अब तो चार्ज सीट है, एक बीमा में है नहीं, 2 डायमेंशनल है, उसके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। आइए पहले उसका चित्र हम लोग बनाएंगे कैसे, वो आपको देखना है एग्जाम में, क्योंकि पहला नंबर आपको वहीं पे मिलेगा, अगर जरा सा भी गलती हो जाएगा तो नंबर कट जाएगा। तो देखिए कैसे बनाना है इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज सीट। ये देखिए सबसे पहले 2 लाइनें आप इस तरह से खींचोगे। आइए बाबू देखिए 2 पैरेलल लाइंस, बहुत ध्यान से देखिएगा बाबू, जरा सा भी गलती नहीं होना चाहिए। 2 पैरेलल लाइंस, और यहां पर क्या करना है, वेवी लाइंस देने हैं आपको इस तरह से। इससे हो गया क्या, ये इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज सीट हो गया। अगर आप इसको यहां पर स्ट्रेट लाइन देते तो गड़बड़ी क्या हो जाती, ये फिक्स्ड सीट हो जाता, यहां पर आपको फिर एज इफेक्ट आता, उसको आपको हटाना पड़ता। तो इनफिनिटली लॉन्ग चार्ज सीट हो गया, इसको हमने चार्ज कर दिया, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। और ध्यान दीजिएगा चित्र बनाते समय ये जो प्लस और प्लस के बीच की दूरी है वो बराबर रखें, यूनिफॉर्मली चार्ज सीट है ये बताता है ये।
इसलिए फर्स्ट मार्क गोज इन द डायग्राम, करेक्ट डायग्राम नॉट डायग्राम। तो अब कहेंगे सर आवेश तो अलग अलग हो सकता है लेकिन आवेश का घनत्व तो बराबर होगा। तो आवेश का घनत्व मानते हैं कि इसका सिग्मा है, इसका सूत्र होगा चार्ज पर यूनिट एरिया। यहीं पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बड़ा आसान है, सबसे सरल एक डेरिवेशन यही है। किसी भी बिंदु पर, अब धीरज सर यहाँ खड़े हो गए तो इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो हमने क्या किया, इस तरह से सीट रखा है, एकदम सीधा एक प्लेन का पेपर है, कुछ भी आप लिखते हैं, किताब कॉपी कुछ रख दो। अब इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, एक जगह पर। अब मोबाइल ले लो ना यार, छोड़ो छोड़ो, ये मोबाइल मैंने ले लिया। हाँ ये देखो, ये मोबाइल इस तरह से मैंने रखा, ये चित्र बना हुआ, आधा पार्ट अंदर है आधा पार्ट बाहर है। इस बिंदु पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। आइए उसका डायग्राम बनाते हैं। कहेंगे साहब इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। कहेंगे धीरज सर अगर ये 4 सीट है तो इधर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पूरा इसका सीट है। दरवाजे के इधर भी खड़े हो जाओगे तो भी आपको धक्का लगेगा, उधर भी रखोगे उधर भी धक्का लगेगा। इसको आगे पीछे कितना भी करो सर, शेप तो पता ही नहीं चल रहा है कि क्या बन रहा है। फिर भी प्रयास करें, आप इसका जो डायग्राम आप बनाओगे वो आप, मुझे जानकारी है ही नहीं कि क्या बन रहा है, नहीं बना, कैसा भी डायग्राम बना देंगे, क्या मेरा जाएगा, कुछ जाने वाला है नहीं। लेकिन क्या होना चाहिए, 3 डायमेंशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 3D होना चाहिए। भाई थोड़ा सा कलर उलर कर दो। अब क्या करो कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यानी विद्युतीय क्षेत्र इधर हो गया, एरिया वेक्टर भी इधर हो गया, दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बना। इधर भी करेंगे वही होगा। अगर इसकी आपने एरिया कैपिटल ए रखी है, अभी यहाँ सरफेस एरिया नहीं है, ये ध्यान रखना, ये एरिया है, लेंथ इंटू विड्थ इसका फार्मूला हो जाएगा। अगर लंबाई L है, चौड़ाई B है तो L इंटू B कहो, तो एरिया हो गई, ये क्षेत्रफल हो गया इस सीट का। तो इसकी जो भी ये आकार प्रकार बनेगा उसका भी एरिया A ही होगा, इसका भी एरिया A ही होगा। इधर भी वही बातें होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड ds वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द डायरेक्शंस। एंगल इज 0 डिग्री। बहुत सारा चीज लिखने से भी बच जाओगे। देखो क्या है, गॉस के प्रमेय से हम जानते हैं कि इतना तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो हम जान रहे हैं कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये विद्युतीय फ्लक्स का आपका परिभाषा है, ये इतना के बराबर होता है। सर एंगल भी 0 डिग्री बनना, बहुत दूर तक तो एक जैसा है, परिवर्तन कहां से आएगा। कहेंगे सर अब जो आप देखो कि हियर इज द टोटल एरिया, टोटल एरिया कितनी हो जाएगी, इसके इधर A इसके इधर है, तो टोटल कितना होगा, 3A होगा कि 2A होगा। सॉरी सर 2 साइड है तो 2A होगा, इसको मिटाओ और वहां 2A लिख दो। आइए बाबू देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यह कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एरिया। ये कितना हो गया बाबू, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इससे मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट A। यहां ध्यान दो, Q बाई A चार्ज पर यूनिट एरिया, इसी को हम लोग कहेंगे सिग्मा। आइए थोड़ा कुछ पार्ट और मिटाते हैं। इस पॉइंट पर थे हम लोग, देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट तो था ही, और ये Q बाई A को क्या कह दिया आपने, सिग्मा, यानी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इधर में कुछ भी आप एक यूनिट वेक्टर दे दो। अगर डिस्टेंस पे तो डिपेंड नहीं, हम जानते हैं सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा यूनिट वेक्टर दें, सीधा सीधी लिख दो नॉर्मली आउटवर्ड टू द प्लेन। मतलब क्या हो गया, इस तल के लंबवत बाहर की तरफ, क्योंकि ये धनावेश है तो बाहर की तरफ। तो आपको इधर में कुछ वेक्टर वेक्टर देने की जरूरत नहीं है, या अगर आपने सेंटेंस लिख दिया तो आपका ये ऑलरेडी RHS वेक्टर हो गया। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इस पूरे सूत्र में कहीं पर भी दूरी आई, कहीं नहीं आई, तो ये जो है वो दूरी पर निर्भर नहीं करता है। आप सभी संकेतों का नाम लिख दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा है, ds वेक्टर लिखा है, r, जरूरत नहीं, इस दोनों की जरूरत नहीं, मिटाओ इसको और किसको जोड़ दो भैया, सिग्मा आपने यूज किया है, इसको क्या कहते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। हिंदी क्या हो जाएगा, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, अंग्रेजी लिख दो आ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी।
क्षेत्रीय आवेश घनत्व भी हिंदी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिखा हुआ है, निर्वात की पराबद्युता। ऐसा कोई भी संकेत नहीं है जिसका कि नाम नहीं लिखा है। ये ध्यान देना है सभी बच्चों को कि सिंबल्स मस्ट बी प्रॉपर्ली डिफाइंड, कोई भी संकेत ऐसा जो छूटे ना। दूसरा 3 अंक आपको मिल गया। तो पहला अंक कहाँ मिला? करेक्ट डायग्राम। पहला अंक कहाँ मिला? करेक्ट डायग्राम, 1 नंबर यहाँ मिला। दूसरा अंक कहाँ मिलेगा? सब्स्टिट्यूशन कहाँ किया है? तो यहां पर आप कहेंगे सर एरिया का सब्स्टिट्यूशन किया, तो टीचर यहां पर भी मार्क्स दे सकते हैं। और तीसरा अंक कहां पे मिलेगा? जब भी आपका संकेतों का सही निरूपण होगा, सिंबल्स प्रॉपर्ली डिफाइन होगा, तो तीसरा अंक मिलेगा। और यहाँ समीकरण है, यहाँ वेक्टर फॉर्म में है। तो 1 जगह, 2 जगह, तीसरी जगह और चौथी जगह, ये 4 जगहों पर आपके टीचर की, एग्जामिनर की नजर जाएगी। अगर इस जगह पर कुछ गलती हो गई तो आपका 1 अंक काट लिया जाएगा। तो इस प्रकार आज के क्लास में बच्चों हमने सीखा कि गॉस थ्योरम के या गॉस के नियम के अनुप्रयोग क्या है, क्या फायदे हैं। 3 अंकों का दोनों था। अब एक और सबसे महत्वपूर्ण और कीमती प्रश्न हो जाता है कि सर एक खोखला गोला है, उसके चलते किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करें। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप देखेंगे अल्टरनेट ईयर में यही वाला प्रश्न को रिपीट करता है। 2012 में पूछा था तो 14 में पूछेगा, 14 में पूछा है तो 16 में पूछेगा। तो वो सबसे कीमती है। उसमें हमें एक विस्तृत रूप में उसमें 3 अलग अलग कंडीशंस आएंगे, ग्राफ आएगा। तो उसकी चर्चा हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप क्या देखो कि भाई गॉसियन सरफेस क्या होता है। मैंने गॉस ने जो तल की परिकल्पना की, एक बिंदुवत आवेश था तो उसके लिए स्फीयर था, वृत्ताकार गोला बन रहा था। सर्किल नहीं बोलना है, गोला बोलना है, क्योंकि उसका क्षेत्रफल 4πr² हो रहा है। यहां पर भी आप देखिए एक बेलन बन रहा था इसके पहले वाले प्रश्न में, तो बेलन में 2πrl है और यहाँ पर तो कुछ बन ही रहा था, नहीं जानते हैं 2a। तो वेरी सिंपल। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज स्फेरिकल सेल। ओके, थैंक यू।